2024 के लिए राजनीतिक मैदान सज रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन बाजी मारेगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 38 दल अपने साथ जोड़े हैं उसको देख भले वो आज खुश दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर एक सबसे बड़ी चिंता उनको 24 तक साथ रखने की भी है। इतने दलों को साथ लाने का मतलब ये तो साफ है कि भाजपा 2024 में एक तरफा मुकाबला मानकर तो नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह इंडिया गठबंधन खेमे में महाजुटान हुआ है उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार चिंतित प्रतीत होती है। और यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने साथी कुनबे को बढ़ाने में लगी है। लेकिन इतने दलों को साथ रख पाने के लिए भाजपा को कई समझौते भी करने पड़ेंगे, मगर क्या प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार ऐसा कर पाएगी? आज के वीडियो में बात भाजपा की आने वाले दिनों की उस सबसे बड़ी चिंता की और उन दलों की जो मोदी के साथ हैं। साथ ही विपक्षी खेमे में कांग्रेस की परेशानी और विपक्षी एकता की बात भी। विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़। एनडीए आज अपनी बढ़ी हुई ताकत दिखा रहा है। गौर कीजिए, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए में 24 दल हुआ करते थे, वहीं आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में 38 दल शामिल हुए हैं। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए इन सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा करना इतना आसान भी नहीं होगा, खासतौर से बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहां पर यूपी को छोड़ दें तो सीटों की संख्या अधिक है। सबसे पहले बात बिहार की, जहां से विपक्षी गठबंधन इंडिया की शुरुआत हुई। 2019 में बीजेपी ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। समझौते के तहत बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी एनडीए की तरफ से दी गई थी, जिससे रामविलास पासवान संसद में पहुंचे थे। तब एनडीए ने राज्य की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसा माना जाता है कि बाद में जेडीयू के दबाव में लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हुआ और चिराग पासवान अलग कर दिए गए। अब बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान अपनी विभाजित पार्टियों का विलय कर दें, लेकिन पशुपति शायद इसके लिए तैयार नहीं है। उधर चिराग चाहते हैं कि 2019 के फॉर्मूले के तहत उनकी पार्टी को 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जाए। इस विवाद को सुलझाना बीजेपी के लिए यकीनन बड़ी चुनौती होगी। उधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी चाहेंगे कि उनकी पार्टियों को भी अधिक से अधिक संख्या में लोकसभा की सीटें दी जाएं, जबकि बीजेपी चाहेगी कि इस बार वो पिछली बार से अधिक संख्या पर सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि जेडीयू उनके साथ अब नहीं है। अब बात दूसरे राज्य महाराष्ट्र की, जहां यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीट हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन था। राज्य के 48 में से 25 पर बीजेपी ने और 23 पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। अब शिवसेना के बीच विभाजन होने के बाद भाजपा के गुट में आए एकनाथ शिंदे का गुट उन सभी 18 सीटों पर दावेदारी कर रहा है जो 2019 में शिवसेना ने लड़ी थी। इस बीच एनसीपी में भी विभाजन हुआ है और अजीत पवार का गुट बीजेपी के साथ है। लिहाजा अजीत पवार भी उम्मीद पाले हुए हैं कि वो एनसीपी कोटे की सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। याद रहे कि 2019 में एनसीपी ने 4 सीटें जीती थीं। बीजेपी के सामने इन 48 सीटों के बंटवारे की भी चुनौती है। उत्तर प्रदेश, वो राज्य जिसने मोदी को देश की सत्ता सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात उस राज्य यूपी की करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सत्ता की चाबी यूपी से ही होकर निकलती है। 2019 में बीजेपी ने अपना दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब अपना दल को 2 सीटें दी गई थीं, जो उसने जीत भी ली थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी को सीट बंटवारे में उन्हें भी साथ रखना होगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में राजभर के बेटे खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी बीजेपी के साथ बातचीत के दौरान पता लगा है कि मिल सकती है। ऐसा राजनीतिक जानकारों का भी मानना है।
भाजपा चाहती है कि आरएलडी का बीजेपी में विलय हो जाए, जिसके लिए जयंत चौधरी तैयार नहीं। अगर भविष्य में आरएलडी साथ आए तो बीजेपी को उसे भी सीटें देनी होंगी। यानी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का सीटों को लेकर बंटवारा भी मुश्किल पैदा जरूर करेगा। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच 2024 चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति है। कुछ अन्य सहयोगी दल भी साथ मिलकर लड़ेंगे। 2019 में इन दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। राज्य की 39 लोकसभा सीटों में एआईएडीएमके ने 20, पीएमके ने 7, बीजेपी ने 5, डीएमडीके ने 4, पीटी ने 1, तमिल मनीला कांग्रेस 1 और पीएमके ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार कुछ नई पार्टियां भी साथ आई हैं और बीजेपी तमिलनाडु पर खासतौर से ध्यान भी दे रही है। पीएम मोदी भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इसका इशारा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी दिखाई देता है, जहां वो साउथ को दिल्ली के करीब और दिल्ली के दिल में बसे होने की बात भी करते दिखाई देते हैं। ऐसे में सीटों को लेकर बंटवारे पर वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी राज्य में मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो भी अकेले। और जेजेपी के साथ समझौता किसी भी हाल में नहीं होगा। अटकल ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूट सकता है और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव भी लड़ सकती हैं। झारखंड में भी बीजेपी ने 2019 में पहली बार आजसू के साथ लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। राज्य की 14 में से 11 सीटें बीजेपी और 1 सीट आजसू ने जीती थी। इस बार भी दोनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना है। 2019 में असम में बीजेपी ने एजीपी और बीपीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने राज्य की 14 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि एजीपी को 3 और बीपीएफ को 1 सीट मिली थी। तब बीजेपी ने 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एजीपी और बीपीएफ कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। बदली परिस्थितियों में बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य राज्यों जैसे केरल और पूर्वोत्तर में भी सहयोगी दलों की जमीनी ताकत इतनी अधिक नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कोई मोलभाव कर सकें। इसलिए बीजेपी को वहां अपनी शर्तों के हिसाब से चुनाव लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कुल मिलाकर बीजेपी 38 दलों को साथ लेकर तो चल रही है, लेकिन इन सब के साथ टिकट बंटवारा कितना आसान होगा ये आने वाला समय बताएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर टिकट बंटवारे में सहयोगी दलों को भाजपा संतुष्ट नहीं कर पाई तो कई दल ऐसे भी हैं जो ऐन चुनाव के वक्त पर भाजपा का दामन छोड़ इंडिया गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं, जिससे भाजपा की कई राज्यों में न केवल मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि 2024 की जीत का सपना देख रही भाजपा को इन राज्यों में झटका लगना भी तय माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसी परेशानी विपक्षी दलों की एकता में नहीं है। आज की कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा मोलभाव कर सके। हालांकि कर्नाटक और हिमाचल की जीत से कांग्रेस का दावा गठबंधन में मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस को सीटों को लेकर सहयोगी दलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी। ऐसे में परेशानी विपक्षी खेमे में भी आ सकती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा सीट देनी होंगी। साथ ही लेफ्ट भी गठबंधन का साथी है तो उनकी बात भी रखनी पड़ेगी। यहां कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है कि वो इनसे कोई भी मोलभाव कर सके, खासतौर पर ममता से। एक सवाल और भी खड़ा होता है, क्या ममता लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ पाएंगी? ऐसी ही स्थिति बिहार में भी देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार होंगे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। यहां भी कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के कारण सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। ऐसा ही कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में भी परेशानी सामने आएगी, जहां उद्धव और शरद जैसे नेता गठबंधन के साथी हैं। ऐसे में कांग्रेस कितनी जगह कितना समझौता करेगी, इंडिया गठबंधन की एकता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगी। कुल मिलाकर कमोबेश ऐसे हालात कई राज्यों में भाजपा और कांग्रेस जैसे मुख्य दलों के सामने आने वाले हैं। बहरहाल पक्ष और विपक्ष की एकता मुख्य रूप से टिकट बंटवारे पर निर्भर करेगी और यहीं से 2024 की दिशा भी तय होगी। जो भी इस फॉर्मूले को सही ढंग से साध लेगा उसको 2024 में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।
यानी सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलेगा। ये तो है सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और इंडिया के बीच की उधेड़-बुन। मगर आने वाले वक्त में कौन किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएगा और जनता जनार्दन किसको अपना आशीष देगी, इन सभी मुद्दों पर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।